हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस सीरीज में आज हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की पार्ट 2 वीडियो करेंगे। इसमें आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें ताकि आपको आगे वीडियो समझने में आसानी रहे। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वे है चेंजेज ऑफ स्टेट। गैस टू लिक्विड में हम कंडेंसेशन प्रोसेस को समझेंगे। लिक्विड टू सॉलिड चेंज में फ्रीजिंग को समझेंगे। बर्फ क्यों पानी पर तैरती है इसे समझेंगे। सॉलिड टू गैस चेंज में सब्लिमेशन प्रोसेस को समझेंगे। गैस टू सॉलिड में डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन प्रोसेस को समझेंगे। और फिर स्टेट ऑफ मैटर पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है इसे समझेंगे। फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझेंगे और अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस के अलावा कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है जो कि आपके एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट के पार्ट 1 में हमने सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस चेंज स्टेट को डिटेल में स्टडी कर लिया था। हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो को आगे समझने में आसानी रहे। इस वीडियो में आज हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में स्टेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी कोई सब्सटेंस या मैटर अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो इसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और यदि वो अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। और यदि कोई सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से बिना लिक्विड स्टेट में बदले डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और यदि कोई सब्सटेंस अपनी गैसियस स्टेट से बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो इसे हम डीपोजिशन या डी सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेट चेंज है गैस टू लिक्विड, मतलब किसी भी सब्सटेंस या मैटर का अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना। जैसे जो वाटर वेपर है वो अभी गैसियस स्टेट में है तो इसके मॉलिक्यूल हैं जो कंडेंस होकर जब पास पास आते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है वो वेपराइजेशन का उल्टा होता है, क्योंकि जो वेपराइजेशन के प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस या मैटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। लेकिन यदि कोई भी सब्सटेंस या मैटर अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा तो इसे हम कंडेंसेशन का प्रोसेस यानी संघनन की प्रक्रिया कहेंगे, जिसमें जो गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और एक दूसरे के पास पास आकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है द वाटर वेपर नीड्स ए सरफेस ऑन विच टू कंडेंस। इसका मतलब है कि जो गैसियस स्टेट है उसे लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए एक सरफेस यानी सतह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विद समथिंग कूल सच एज द आउटसाइड ऑफ ए कोल्ड ग्लास ऑफ लेमनेड, its molecules slow down and get closer together. When that happens, the gaseous water vapor turns back into liquid water droplets. तो आपने देखा होगा कि जो ठंडे ग्लास का पानी होता है या फिर आप ठंडा नींबू का पानी जो बनाते हैं उसमें ग्लास की सतह पर आपको कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स या बूंदे दिखाई देती हैं। तो ग्लास की बाहरी सतह पर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? तो ये जो वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं ये हमारे एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होती हैं। तो जो ये एयर में वाटर वेपर होती हैं जब भी ये ठंडी सतह के संपर्क में आती हैं तो इसके जो वेपर के या गैसेस स्टेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के पास पास आते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, जो कि हमें वाटर ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि जब भी ये ठंडी सतह के संपर्क में आएंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, जिससे जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी और वो एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे। इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्टिकल्स की स्पीड के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी कम हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी।
नेक्स्ट है लिक्विड टू सॉलिड, मतलब किसी भी सब्सटेंस या मैटर का अपनी लिक्विड स्टेट से चेंज होकर सॉलिड स्टेट में बदलना। इसका दैनिक जीवन में एक बहुत कॉमन एग्जांपल है वाटर का। जब आप वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस या मैटर जो अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस या मैटर अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, और इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज की जाती है। क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो बाहर निकल रही है तो उसका टेम्परेचर में डिक्रीज होगा, जिससे जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो कम स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, जिससे उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी कम हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लिक्विड अपनी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट एज दे फ्रीज। जो ज्यादातर लिक्विड्स होते हैं जब उन्हें फ्रीज किया जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, मतलब उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो वाटर है उसकी केस में ऐसा नहीं होता। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये जो इसका यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अब जो बर्फ है उसकी डेंसिटी वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है उसकी डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए जो बर्फ है वो वाटर के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्यों आइस वाटर के ऊपर तैरती है। तो कोई चीज वाटर पे तैरेगी यदि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो। तो चूंकि हमें पता है जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए आइस वाटर के ऊपर तैरती है। अब हम ये समझेंगे कि क्यों आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। जो आइस होती है उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं H2O, इसमें ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो इसे ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन के कारण। तो यदि वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा तो जो इसकी डेंसिटी है उसमें डिक्रीज आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो रेड कलर से आपको शो हो रहा है ये ऑक्सीजन एटम है, और जो व्हाइट कलर से शो हो रहा है ये हाइड्रोजन एटम है। तो जो ऑक्सीजन एटम होता है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे चूंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है इनके बीच में आता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के बीच में है, तो यहाँ पे इसका तो इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इधर जो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके लिए इसे ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बीच में काफी वैकेंट स्पेस रह जाता है, और इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जो लिक्विड स्टेट में वाटर होता है उसमें इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि कॉन्स्टेंटली ब्रेक होती रहती है और रिफॉर्म होती रहती है, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। लेकिन आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए आइस है वो वाटर के ऊपर तैरती है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम ये ज्यादा घेरता है जिसके कारण इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट स्टेट चेंजेस सॉलिड टू गैस, मतलब किसी भी सब्सटेंस या मैटर का अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना। तो इसमें जो ये प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड फेज में जाए हुए चेंज होता है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन के प्रोसेस में सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो डायरेक्ट अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। इसका एक
मेन एग्जाम्पल है ठोस CO2 जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही सब्लिमेशन प्रोसेस को दर्शाते हैं। यह दो कारणों से हो सकता है, यदि जो आपने सैंपल लिया है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से होते हुए बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा हो, या फिर वैक्यूम शर्तों के अंतर्गत सब्सटेंस को फ्रीज ड्राई किया जा रहा हो। तो जो ड्राई आइस होती है ये ठोस CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जमा हुआ रूप होता है। तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये जो ड्राई आइस होती है बिना लिक्विड फेज में चेंज हुए ये अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होती है, जो कि हमें फोग या कोहरे के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है गैस टू सॉलिड, मतलब किसी भी सब्सटेंस या मैटर का अपनी गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होना। तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन का उल्टा है, क्योंकि सब्लिमेशन में सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा था, लेकिन जब भी कोई सब्सटेंस या मैटर अपनी गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में बिना लिक्विड फेज में जाए हुए चेंज होगा तो इसे हम बोलेंगे डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल है जो सब फ्रीजिंग एयर में वाटर वेपर होती है वो बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए डायरेक्टली आइस में बदल जाती है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल हो सकता है जो चिमनी में काली होती है वो भी गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हुई होती है। इसमें जो आग से बढ़ने वाले अणु होते हैं वो गर्म होते हैं और गैसियस स्टेट में होते हैं। जब ये चिमनी के वॉल के संपर्क में आते हैं तो वहां ये ठंडे होकर बिना लिक्विड स्टेट में बदले हुए डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करती है। यदि आप किसी सब्सटेंस में एनर्जी को ऐड करेंगे या उसे रिमूव करेंगे तो वो उसकी फिजिकल चेंज का कारण बन सकती है। मान लीजिए आपने किसी सब्सटेंस में थर्मल एनर्जी ऐड की है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे वो सब्सटेंस या तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा जिसे हम मेल्टिंग प्रोसेस बोल रहे थे, और या फिर वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है जो कि वेपराइजेशन के थ्रू हो सकता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू भी हो सकता है, या फिर वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है जिसे हम सब्लिमेशन का प्रोसेस बोल रहे थे। लेकिन यदि आप सब्सटेंस से एनर्जी रिमूव करते हैं, मतलब उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, तो वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकता है जिसे हम फ्रीजिंग बोल रहे थे, गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकता है जिसे हम डिपोजिशन कह रहे हैं, या फिर वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकता है जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इन सभी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ चुके हैं। तो जो सॉलिड्स होता है यदि इसके टेम्परेचर में इंक्रीज कर दिया जाए तो ये लिक्विड में चेंज हो सकता है जो कि इससे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। और यदि लिक्विड को और ज्यादा हीट प्रोवाइड की जाए तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जो कि लिक्विड से भी ज्यादा एनर्जेटिक होता है, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट और वेपराइजेशन होती है। और यदि इसे आगे और हीट प्रोवाइड की जाए तो ये आगे प्लाज्मा में चेंज हो जाता है जो कि इससे भी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था पर प्रेशर का प्रभाव। अभी हमने समझा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से पदार्थ की अवस्था में किस तरीके के चेंज आ सकते हैं। अभी हम यह जानेंगे कि प्रेशर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से पदार्थ की स्टेट कैसे बदल सकती है। यदि प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो वह सब्सटेंस को कंडेंस कर सकता है, यानी संघनित कर सकता है। जब हम गैसेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है LPG, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा प्रेशर डिक्रीज करने से वो वेपराइजेशन होने का कारण भी बन सकता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, इसे हम हाई प्रेशर पर रखते हैं, क्योंकि यदि प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता है, कम होता है, तो ये ड्राई आइस है वो बिना लिक्विड स्टेट में बदले डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब भी कोई सब्सटेंस होता है उसकी कोई स्टेट चेंज होती है तो उसका मास में कोई चेंज नहीं होता है, केवल जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्लोजनेस यानी उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसमें बदलाव आता है, उनके अरेंजमेंट में या मोशंस में बदलाव आता है। मतलब यदि आप 100 ग्राम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने से आपको 100 ग्राम वाटर ही मिलेगा, और 100 ग्राम वाटर को फर्दर बॉईल करने पर आपको 100 ग्राम स्टीम ही मिलेगी। बस यहाँ पे पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसमें चेंज आ जाएगा, इनके मोशंस में चेंज आ जाएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर बिकॉज, जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है क्यों? ऑप्शन ए आइस इज लेस डेंस देन वाटर, ऑप्शन बी वाटर इज लेस डेंस देन आइस,
ऑप्शन सी सेम डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज वाटर के ऊपर तैरेगी यदि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। तो चूंकि आइस है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स मूव फार फ्रॉम ईच अदर एंड वाइब्रेट स्ट्रांगली ब्रेकिंग द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग देम अपॉन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से मूव करते हैं और स्ट्रांगली वाइब्रेट करते हैं, जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उन्हें तोड़कर। तो ऐसा कब होता है? ऑप्शन ए मेल्टिंग, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी फ्रीजिंग एंड ऑप्शन डी सॉलिडिफाइंग। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी भी मैटर को बॉईल करते हैं, उसे उबालते हैं, मतलब उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है और जिससे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी गति भी बढ़ जाती है, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है उन्हें वे तोड़ देते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। मतलब जो ड्राई आइस होती है उसे हम आग बुझाने में यूज करते हैं। द ड्राई आइस इज स्टोर्ड इन द सिलेंडर इन ए सॉलिड फॉर्म। और जो ड्राई आइस होती है उसे हम सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। When sprayed on a fire, it quickly changed into the gas known as carbon dioxide। और जब भी इस ड्राई आइस को आग के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो यह तुरंत गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, जो कि CO2 गैस में बदलती है। मतलब जो ड्राई आइस है, जब हम उसे आग के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो वो अपनी सॉलिड फॉर्म से गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है। व्हाट इज दिस चेंज ऑफ स्टेट कॉल्ड? तो जो ये सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी इवेपोरेशन एंड ऑप्शन डी कंडेंसेशन। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि कोई भी मैटर जब अपनी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्ट चेंज होता है, बिना लिक्विड फॉर्म में जाए, तो इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग अकर्स व्हेन। फ्रीजिंग कब होता है? ऑप्शन ए लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, ऑप्शन बी गैस चेंजेस टू लिक्विड, ऑप्शन सी सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड ऑप्शन डी लिक्विड चेंजेस टू गैस। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि जो फ्रीजिंग की प्रक्रिया होती है वो तब होती है जब कोई मैटर अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ ए सब्सटेंस अकर्स एज। ऑप्शन ए सेम टेम्परेचर, ऑप्शन बी मोर देन मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने इस फेज चेंज ग्राफ के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ पे देखा था कि जब सॉलिड है यानी कोई आइस है, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो पिघलने लगती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो पिघलना शुरू होती है, जिसे हमने यहाँ पे बोला था मेल्टिंग पॉइंट। और जब तक वो कंप्लीट आइस है वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो जाती, तब तक इसका टेम्परेचर सेम बना रहता है। इसी के विपरीत जब यदि कोई लिक्विड स्टेट में है और हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो फ्रीज होने लगता है यानी जमने लगता है। और जब तक वो कंप्लीट लिक्विड सॉलिड स्टेट में ना चेंज हो जाए, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। तो आप जिस इस ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर एक मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हुआ है, और इधर फ्रीजिंग पॉइंट है जहाँ पर कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होना शुरू हुआ है जब उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे इस स्थिति में जब तक ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है, चाहे वो मेल्टिंग का हो या फ्रीजिंग का हो, तो उस स्थिति में टेम्परेचर सेम रहता है। तो इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है। तो जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग है किसी भी सब्सटेंस के लिए सेम टेम्परेचर पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।